हेलो नमस्कार 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज पर मैं आरजे शान आपके साथ। और अब देखिए एग्ज़ाम का टाइम शुरू हो चुका है ना, बच्चे सारे अब तैयारी में लग गए हैं, जुट गए हैं और रिवीजन चल रहा है बच्चों का। कुछ बच्चे हैं जिनका सारा प्रिपेयर हो गया है, कुछ ऐसे भी हैं हमारे जैसे जिन्होंने शायद किताब उठाकर भी अभी नहीं देखा है। और बोर्ड एग्ज़ाम्स के समय बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को सही गाइडेंस मिले, है ना। स्पेशली कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। स्पेशली मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अधिकांश जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो हमारे समय में तो ऐसा हुआ नहीं कभी कि हमें कोई ऐसा गाइड कर दे या कोई टिप्स दे दे बोर्ड्स एग्जाम के पहले, लेकिन यहाँ 89.6 एफएम सीकर है आपके लिए। और हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर हितेश महिला जी, जो कि मैथ्स फैकल्टी हैं नवजीवन साइंस स्कूल में, और उनको यहाँ हमारे स्टूडियो में हमने बुलाया है ताकि ये जो इतना कठिन सा सब्जेक्ट है, इसका हुआ इतना बना हुआ है मैथ्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सके आपके लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और थैंक यू सीकर एफएम 89.6। फर्स्ट ऑफ ऑल शान भाई, आपने जो भी बोला कि ये जो सब्जेक्ट हवा है, अरे सब्जेक्ट हवा नहीं है। सच में देखा जाए ना तो मैथ्स एक वैसे ही है जो अपने एक माँ और जो छोटा बच्चा होता है उनके प्यार की तरह है। जो माँ अपने बच्चे को जितना ज्यादा प्यार करती, जितना ज्यादा टच रहती है, जो बच्चा माँ के साथ जितना ज्यादा खेलता है तो उस बच्चे को माँ ज्यादा अच्छी लगती है। यदि पापा दूर है उनसे, जॉब कर रहे हैं, तो पापा कम अच्छे लगते हैं। वही चीज मैथ्स के साथ है। जो बच्चा मैथ्स को यदि प्रॉपर मैथ्स के टच में रहेगा, प्रॉपर यदि उसका टाइम टू टाइम उसको प्रैक्टिस करता रहेगा, उसके कंसेप्ट समझता रहेगा ना, तो मैथ्स इतना इजी सब्जेक्ट है। जैसे कहा जाता है बूढ़े के लिए हलवा, वैसे स्टूडेंट के लिए मैथ्स का जलवा। हलवा नहीं, मतलब हलवा है अगर आप समझ लें उसको। खेल हो जाता है, फिर खेल हो जाता है, राइट। नंबर्स के साथ फिर गेम्स हो जाता है, राइट। और आपको पता है नंबर्स का खेल समझना कितना आसान है। मतलब हाँ, तब अपने समय में मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जो थोड़ा अच्छा लगता था, पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता था। एंड उसका कारण ही यही था कि जब समझ में एक बार आ जाता है तो फिर एक गेम ही है, स्पोर्ट्स की तरह ही फिर उसको करते थे। तो बेचैनी होती थी कि सम नहीं सॉल्व हो रहा है, तो रात भर उठ के फिर और माइंड क्लिक करता था, अचानक हो ये आंसर आ गया, आंसर दे रहे हैं। तो सर ये तो खैर बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ्स पसंद है। ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स से बहुत डरते हैं, उनके अपने रीजंस हैं, फॉर्मूला याद नहीं होते, अप्लाई कहाँ करें, कौन सा फॉर्मूला, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो क्या आप कहना चाहेंगे कैसे सिंप्लीफाई करें मैथ्स को, अगर 3 टिप्स आप देते हो? देखो सर, सबसे पहली बात बोलो ना कि अपना मैथ्स टफ नहीं है। मैथ्स को अपनी सोसाइटी ने एक बच्चों के मन में, जो बच्चा छोटा सा उसके मन में भी ये डाल दिया गया कि मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। तो पहली गलती तो सोसाइटी ये करती है, लेकिन अब उस बात को हम छोड़ें क्योंकि अपना मैन जो मोटो है अभी वो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे फर्स्ट टिप्स तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आप जो मैथ्स का जो डर है उस डर को प्लीज साइड रखिए। जो डर है मैथमेटिक्स का उसको प्लीज साइड रखिए। और दूसरी चीज ये है कि आपको प्रैक्टिस करो। यदि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स में, फॉर्मूलाज आप लर्न कर रहे हैं और टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, तो आप आराम से कर लोगे। थर्ड होता है अपने पास कैलकुलेशन और टाइम मैनेजमेंट। कैलकुलेशन, अब वही बात है, प्रैक्टिस पे डिपेंड। आप जितनी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, उतनी स्पीड होगी, तो उतने ही आप पेपर टाइम पे उसको प्रॉपर कर पाओगे। जी सर, और सेक्शन वाइज अगर हम बात करें तो होता है ना कि कुछ सेक्शंस हैं जहाँ से ज़्यादा जिस पर फोकस करना चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो अगर थोड़ा बहुत अगर इग्नोर भी कर दें तो चल जाता है बोर्ड्स के टाइम। जैसे अभी हम बात करें अपना सीबीएसई की मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बात करें तो टोटल उस मैथमेटिक्स के अंदर अपने पास 14 चैप्टर्स हैं। एनुअल एग्जाम जो अपने पास 80 मार्क्स का होता है उसको टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। एक सेक्शन ए होता है जिसमें अपने पास टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, 2 असर्शन रीजन क्वेश्चन होते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं। फिर सेक्शन बी आता है जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स होता है। देन सेक्शन सी आता है, उसके अंदर अपने पास टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होता है। देन क्वेश्चन डी, जो सेक्शन डी आता है जिसमें टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। और लास्ट में जो सेक्शन ई आता है जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, यानी आपके पास अचानक कोई भी एक सिचुएशन क्रिएट कर दी, सिंपल चीज है, फॉर्मूला सब वही लगेंगे, बट एक अचानक एक डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट कर दी और उसमें आपको देखा जाएगा कि आपके पास ये एक सिचुएशन है। अब उस सिचुएशन में बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो अपने पास टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के। उस तरह से पूरे जो अपना पेपर है उसको 80 जो मार्क्स का जो पेपर उसको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ओके, और सर कौन सा ऐसा सेक्शन इस पे ज्यादा फोकस करें? देखो सर, वैसे तो यहाँ पर सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि अपने पास कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन वो किसी भी सेक्शन में आ सकता है। अच्छा। बट सारे सेक्शन अपने पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे वो किस सेक्शन पे फोकस करे। वैसे तो मैं एज ए मैथ्स टीचर बोलूंगा कि सारे सेक्शन अपने पास इक्विवेलेंट है सर। बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपेयर शायद कर चुके हों, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं आई एम श्योर जिन्होंने अभी किताब खोल के भी नहीं देखी है ना मैथ्स की स्पेशली। तो लास्ट मोमेंट पे क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें कि एटलीस्ट पास हो जाए? देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि सही बात है, 2 ही तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट्स है जिन्होंने सब कुछ कर चुका। पहला मैसेज मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना पूरा रिवीजन कर चुका। अब जो रिमेनिंग जो टाइम बचा है, जैसे अभी बात करें अपने पास 15 फेब से हो रही है, तो अभी तक अपने 10 फेब तक की स्ट्रेटेजी लें क्योंकि मैथ्स का जो पेपर है उसमें 10 डेज का वैसे ही 10 डेज का गैप है, तो वो 10 डेज
डेज में बहुत कुछ कर सकता है। अभी जो 15 या 20 जो डेज बचे हैं उनमें वो पर डे एक सैंपल पेपर, पर डे नहीं तो अल्टरनेटिवली एक सैंपल पेपर और पीवाई के हर एक चैप्टर के जो लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करें, क्योंकि उसे ये आइडिया लगेगा कि हर जो चैप्टर है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और वही चीज एग्जाम टाइम पे उसको फायदा रहेगा। अदरवाइज तो कई बार ऐसा क्वेश्चंस होता है यदि वो सडनली एक अलग लैंग्वेज में आता है, एक अलग डिफरेंट फॉर्मेट में आता है तो वो चढ़ जाता है, बट यदि उसने पीवाई के क्वेश्चंस किए हैं तो उसको आइडिया रहता है कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। दूसरे जो आपने बोला कि अपने जो शेर जिन्हें बोलते हो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए है देखो कि पहली बात तो आपको क्या है, डरना छोड़ना, क्योंकि डर के आगे जीत है। यदि आपने अपने माइंड से डर भगा लिया ना, अभी भी वो टाइम है सर, इस टाइम में 60% वाला बच्चा 95% ला सकता है और 95% वाला बच्चा है वो भी 60 पे आ सकता है। अभी जो टाइम है इस टाइम में आपको अपना मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। उनके लिए क्या है, उन बच्चों को ये डिसाइड रखना है कि मेरे को कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे मुझे अच्छे लगते हैं, जो मेरी स्ट्रेंथ है, जिनमें मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, चाहे वो अलजेब्रा का पार्ट है, चाहे वो ज्योमेट्री का पार्ट है, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है या मेंसुरेशन का, वो डिसाइड करके उनको उसी के हिसाब से पढ़ना चाहिए। पहला टारगेट उनका ये पूरी सब बुक के ऊपर फोकस नहीं करना, एक पर्टिकुलर जो पोर्शंस हैं उन पे फोकस करें और वो अच्छे हो जाएं, देन वो आगे वाले जो अपने पास सेक्शंस है या जो अगले वाले जो चैप्टर्स हैं उन पे फोकस करें। बट वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो फॉर्मूलाज हैं सर, उनको जरूर वो अपने पास सारे चैप्टर्स के रखें, क्योंकि सीबीएसई का एक रूल है सर, मतलब लर्न रखे अपने पास या माइंड के अंदर अपने पास रखे, लर्न करके रखें, क्योंकि जो अपने पास सीबीएसई सर उसका पैटर्न है। जैसे अपने टाइम पहले तो क्या होता था, कोई भी क्वेश्चन यदि वो लास्ट आंसर होंगे तो वो रॉन्ग है। सीबीएसई ने क्या कर रखा, हर क्वेश्चन के स्टेप डिसाइड कर रखी है। इस क्वेश्चन में यदि आपने इतना लिखा तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, इतना लिखा तो इतने मार्क्स। यदि लास्ट कैलकुलेशन भी रॉन्ग होती है, यदि 5 मार्क्स का, हाँ राइट, स्टेप मार्किंग्स होती है, यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यदि आपकी लास्ट स्टेप रॉन्ग है तो एट लास्ट आपको 3.5 या 4 या 4.5 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहला टिप तो आप ये दे रहे हैं कि जो भी स्ट्रॉन्ग आपके चैप्टर्स हैं उनको आप और स्ट्रॉन्ग करें पहले तो, और दूसरा ये कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें क्योंकि स्टेप मार्किंग है। हाँ राइट सर, और भी स्ट्रेटजीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे क्वेश्चन पेपर देखते समय पढ़ा लिखा भी भूल जाते हैं कई बार, राइट। तो कैसे अपना काम और कंपोजर मेंटेन करें ड्यूरिंग पेपर्स और किस तरह से अटेम्प्ट करें, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें? हाँ राइट, इसका देखो सबसे बेस्ट बात यह है कि जब सीबीएसई का जो पेपर लगता है उससे पहले वो आपको 15 मिनट्स देती है पेपर को प्रॉपर रीड करने के लिए। वो टाइम सर बड़ा ही क्रूशियल और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। उस टाइम में आपको जो पेपर रीड कर रहे हो, आपको 15 मिनट्स प्रॉपर पेपर को रीड करके उसमें देखना है कि कौन सा जो सेक्शन है वो सेक्शन मुझे अच्छे से आ रहा है, कौन से सेक्शन के क्वेश्चन वो मुझे ज्यादा अच्छे से कर रहा हूँ। और यदि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जब हम देखते हैं कि किसी एक सेक्शन के 1, 2, 3 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे, तो वहां पर हमें थोड़ा सा डरना नहीं है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, क्योंकि कोई ऐसा सेक्शन होगा जिसमें हमें सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आप उसी के हिसाब से प्लान करके कि जो सेक्शन आपको अच्छा आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको ए सेक्शन नहीं आ रहा तो आपसे पहले ई सेक्शन ज्यादा आ रहा है या बी सेक्शन आ रहा है या सी, जो भी सेक्शन आ रहा है उस सेक्शन को आप प्रॉपर जाके पूरा करें। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन किसी सेक्शन से कर देते हैं, वहां पर फिर कोई क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे चले गए, फिर क्वेश्चन नंबर 30 पे चले गए। ये थोड़ा ना करें, क्योंकि इससे थोड़ा एग्जामिनर को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और वो इरिटेट हो जाता है। सबसे बेस्ट है चाहे आप क्वेश्चन सेक्शन कोई सा भी स्टार्ट करें, बट एक सेक्शन है उसको प्रॉपर कंप्लीट करें। और दूसरी बात, आपके पास जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अब उसमें आपको 3 पेज फिल नहीं करने, उसमें जो पता है 2 मार्क्स मतलब वेरी शॉर्ट है, उसमें जो चीज जिसके बारे में पूछा है उसका फॉर्मूला जो गिवन है वो रख के डायरेक्ट वैल्यू करके उसको सोल्व करें। कई बार बच्चे सर एक तो ये बड़ी गलती कर देते हैं कि 2 मार्क्स का पूछा उसका बहुत बड़ा आंसर लिखने लग जाते हैं और लास्ट के वो टाइम मैनेज नहीं हो जाते हैं। हाँ, लैंग्वेज ज्यादा लिखने लग जाते हैं और वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता और फिर वो पेपर उनसे छूट जाता है। तो थोड़ा इस चीज का भी अकॉर्डिंग टू मार्क्स अपने को ध्यान रखना है। नहीं टाइम दें, मतलब मार्क्स के हिसाब से ही टाइम दे, राइट। सही है। और कुछ आप बताना चाहेंगे, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को इन जनरल, सिर्फ मैथ्स के नहीं और भी जो बोर्ड्स में अपेयर होने जा रहे हैं? अभी उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा मैसेज यही है कि आप लोग अपना जो फियर है उसको दूर करें। दूसरा, जो आज के टाइम में अपने पास सोशल साइट्स या सोशल एप्स है जिनके ऊपर हमें लगता है कि पढ़ते हैं, याद रखना जो चीज बुक से पढ़ी आपने, जो चीज आपने अच्छे से बुक से की है ना, वो ज्यादा बेनिफिशियरी रहती है वहीं जब आप किसी यूट्यूब पे या किसी और चीज पे देख रहे हो या किसी ऐप पे दे रहे हो, क्योंकि वो एक इंस्टेंट तो आपको याद रहेगा बट एग्जाम टाइम में आप उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक तो उनसे थोड़ा दूर हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर टॉपिक आपके पास यदि नहीं हो रहा है उसको आप नो डाउट किसी भी ऐप से या किसी भी टीचर से आप देख सकते हो, बट पूरे चैप्टर को या पूरे क्वेश्चन को सोल्व ना करें।
सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशल साइट्स दूर रहना है। इस टाइम में जो रिमेनिंग यदि जो 20 डेज बचे जो एग्जाम स्टार्ट होने में, उसमें दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, सिर्फ अपने और अपनी फैमिली, अपने जो टीचर है उन्हीं से कनेक्ट रहो। एक सिंपल सा एग्जांपल है, यदि आपको अपनी घर में टंकी को पानी से फिल करना है, यदि कुएं से आपने एक सीधा पाइप कनेक्ट किया उस टंकी में, वो सीधा यदि टंकी में जा रहा तो टंकी जल्दी भर जाएगी। वहीं यदि आपने अलग अलग पाइप उससे कनेक्ट कर ली है तो टंकी को भरने में टाइम लगता है। वही अपने दिमाग के साथ है। तो अच्छे से सब लोगों से डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स, अपनी बुकों से दोस्ती कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ बिताइए। और एक थोड़ा योगा, प्राणायाम, और सबसे अच्छी बात अपने जो डाइट है, अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखिए। इस समय यदि हम कुछ अनहाइजेनिक खाएंगे तो अपने पास यदि हेल्थ इश्यू होता है, यदि 1 और 2 डेज अपना यदि वेस्ट होता है तो अपने लिए थोड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट करने वाला, डर सा क्रिएट करने वाला होगा। तो बिंदास होके, मस्त होके कीजिए। ऐसे मानिए जैसे ये जो एग्जाम है वो अपने पास होली के त्योहार की तरह, जहाँ रंगों से खेलते हैं, इस त्योहार में आप अच्छे से पेन, पेंसिल और बुकों के साथ खेलिए। और मैं सीकर 89.6 FM को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया कि आप बच्चों को अपने जो आइडियाज़ है वो शेयर कर सके। और ये आइडियाज़ बच्चों के लिए डेफिनेटली यदि बच्चे इनको फॉलो करते हैं तो बड़े ही बेनिफिशियरी होंगे और बड़े ही फायदेमंद होंगे। एक बार फिर से सारे स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेज और थैंक यू फॉर सीकर 89.6 FM टू गिव मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कन्वे माई मैसेज टू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को। बिल्कुल जैसे सर ने कहा, बिल्कुल घबराना नहीं है। स्ट्रैटेजिकली आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है और जितना आता है उतना ठोस अपना मजबूत करके आप जाइए बिना डरे और घबराए। और वैसे भी सही बात है, कहते हैं कि मार्क्स ये डिसाइड नहीं करते, एक बोर्ड एग्जाम का आपका नंबर डिसाइड नहीं करेगा, मार्कशीट डिसाइड नहीं करेगा आपका फ्यूचर। सो जस्ट बी पॉजिटिव एंड जस्ट गो विद द फ्लो एंड कीप लिसनिंग टू 89.6 FM सीकर। थैंक यू।